बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट, इंतहाई अहम और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कत्ल के एक मुकदमा में, सजाए मौत के मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को किन वजूहात पे बरी किया और क्या पैरामीटर्स सेट किए और इसके अंदर कौन सी बहुत लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की उनका हवाला दिया। और बहुत से इस केस से मुतल्लक जितने भी अहम क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से मुतल्लक जितने भी अहम एस्पेक्ट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने किन किन को कवर किया, उन सारे सब के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जेल पिटीशन नंबर 51/2023 सीताराम वर्सेस द स्टेट इसका टाइटल है। 21/5/2025 को इसकी हियरिंग हुई और इसको शॉर्ट ऑर्डर के जरिए इसको जो है वो फैसला सुना दिया गया। कत्ल का मुलजिम था उसको बरी कर दिया गया और उसकी जो डिटेल जजमेंट है वो बाद में अब जो है वो जारी कर दी गई है। और ये रिपोर्टेड केस है, ये अभी बहुत जल्द जो है किसी लॉ जर्नल के अंदर रिपोर्ट भी हो जाएगा। इसकी इस बेंच को हेड किया मिस्टर जस्टिस अतर मनिल्ला ने। ये फुल बेंच है 3 जजेस के ऊपर और इसमें जो कुछ पैरामीटर्स तय किए गए उनके ऊपर बात होगी जो इंतहाई अहम है। इसकी डिटेल थोड़ी सी इस तरीके से है कि एफआईआर जो है वो इस पे रजिस्टर नहीं हुई। केस को अगरचे के प्रॉम्प्टली जो है वो रिपोर्ट कर दिया गया। पीडब्ल्यू जो उसके अंदर 2 है उसने केस को रिपोर्ट किया और फौरी तौर पे फोन पे रिपोर्ट कर दिया। और जो एसएच है उसने इसको जो एफआईआर है, जो रजिस्टर नंबर 4 होता है एफआईआर, उसमें दर्ज करने की बजाय रजिस्टर नंबर 2 जो रोजनामचा है उसमें इसको दर्ज कर दिया। उसके बाद जो है उसके बाद जितनी भी प्रिलिमिनरी इसके ऊपर प्रोसीडिंग है वो सारी हो गई, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, उससे पहले जैब का मुआयना हो गया और उसके बाद जो क्राइम एम्पटी थी वो कलेक्ट कर ली, वो सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट कर ली और इवन के पोस्टमार्टम भी हो गया। उसके बाद 2 दिन बाद जो है एफआईआर दर्ज हुई। दूसरा जो पीडब्ल्यू था उसकी जो है वो रिपोर्ट के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। जब रिपोर्ट हुआ केस जो कि रोजनामचा में दर्ज हुआ डेली डायरी में रजिस्टर नंबर 2 में, उसमें जो है वो कोई नॉमिनेट मुलजिम नहीं किया गया। लेकिन जब एफआईआर के लिए जो एप्लीकेशन दी गई दूसरे पीडब्ल्यू की तरफ से, उसमें बाकायदा मुलजिम को, ये जो मुलजिम जिसको सजा हुई उसको नॉमिनेट किया गया। के ऊपर फिर मुख्तलिफ हवालों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें एस्पेक्ट्स कवर किए उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो डिलेड एफआईआर उसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स हैं। अगर एफआईआर में अनएक्सप्लेन डिले होगा तो वो जो प्रोसिक्यूशन के केस को डैमेज करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि ये इसमें डेलिब्रेशन की गई और सोच विचार के बाद एफआईआर दी गई। ये ट्रू पिक्चर ऑफ अकरेंस नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो आई विटनेसेस हैं वो भी मौके पे मौजूद नहीं थे, उनको भी बाद में प्लांट किया गया, अरेंज किया गया और फिर उसके अकॉर्डिंग जो सारा मामला अरेंज करने के बाद एफआईआर दी गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद जब वो 7 दिन जो है 7-8 दिन पुलिस कस्टडी में रहा तो उसके बाद उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है मैजिस्ट्रेट साहब के पास करवाई गई। कन्फेशनल, अगरचे वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर बाद में उसने रिजेक्ट कर लिया, उसको से मुनहरफ हो गया। और इन डिटेल कोर्ट ने डिस्कस किया है कि रिट्रैक्टेड जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, अगरचे कि वो ये नहीं कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, उसकी भी एविडेंशियली वैल्यू है और उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। अगर वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है एज पर लॉ जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो पैरामीटर्स हैं उसको रिकॉर्ड करने के जो कि सेक्शन 364 सीआरपीसी में दिए गए हैं और फिर हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में वॉल्यूम 3 में बताया गया, उसकी डायरेक्शन दी गई है। अगर तो उन पैरामीटर्स के ऊपर वो रिकॉर्डेड है जिसमें कि ये है कि उसके ऊपर किसी किस्म का ड्यूरेस नहीं होना चाहिए, मुलजिम के ऊपर उसको हैंड कफ नहीं होना चाहिए, उसको पुलिस की कस्टडी में नहीं होना चाहिए, और जब वो कोर्ट में पेश हो तो उसकी हथकड़ियां उतारी हुई हों और कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में कोई पुलिस ऑफिसर, पुलिस एहलकार मौजूद ना हो और वो बिल्कुल विदाउट एनी ड्यूरेस और अपनी इंडिपेंडेंट फ्री विल के साथ जो है वो अगर रिकॉर्ड करवाता है और जज जो है कंसर्निंग मैजिस्ट्रेट और जज अपनी तसल्ली करने के बाद इसके ऊपर किसी किस्म का ड्यूरेस नहीं है, दबाव नहीं है, कोई इसको लालच नहीं है, टेम्पटेशन नहीं दिया गया,
तो फिर वो जब तसल्ली कर ले तो फिर वो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, तो बाद में अगर वो इससे रिट्रैक्ट भी कर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर उसकी कन्विक्शन हो सकती है। लेकिन अगर ये पैरामीटर्स पूरे होते हों, फिर उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस अथॉरिटीज के हवाले नहीं किया जाएगा और उसको पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, उसको जो है वो जुडिशियल कस्टडी में दिया जाएगा। तो अगर ये सारी पैरामीटर्स हैं तो फिर इसमें ऐसा नहीं था, तो लिहाजा ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो भी कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दी। रिट्रैक्टेड कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में कोर्ट ने जो फाइंडिंग दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट का हवाला दिया, जिसमें ये होल्ड किया गया है कि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट रिट्रैक्टेड भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो सही तरीके से कानून के मुताबिक रिकॉर्ड हो गया तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है। उसमें एक केस लॉ जिसका रेफरेंस दिया गया है वो 2006 SCMR 1911 है। फिर एक और जजमेंट का इसमें रेफरेंस दिया गया है 2003 SCMR 938, जिसमें ये होल्ड किया गया है कि रिट्रैक्शन ऑफ अ जुडिशियल कन्फेशन इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिस्कार्डिंग इट इफ इट इज अदरवाइज फाउंड टू बी रिलायबल। अगर ये इसके अलावा रिलायबल है, यानी कि सही तरीके से रिकॉर्ड की गई है और इस पे काबिल एतमाद है, तो काबिल भरोसा है, तो इसके ऊपर इसको महज उसके रिट्रैक्शन से ये जो है वो डिस्कार्ड नहीं हो जाएगी। तो ये अगरचे की रिट्रैक्टेड कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, तो उसको कोर्ट ने इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि उसकी वजह से कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाय करते हुए इसे सजा को मेंटेन नहीं रखा। लेकिन कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ऐसी कन्फेशनल स्टेटमेंट जिससे मुलजम जो है मुनहरफ हो जाए, वो जरूरी नहीं उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और उसके मुख्तलिफ केस लॉज का जो है वो रेफरेंस मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ के सर्कमस्टांसेस कोर्ट ने डिस्कस कर दिए कि इसमें इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया, उन पैरामीटर्स का, लिहाजा इसके ऊपर रिलाई नहीं की। दूसरा एक अहम लॉ पॉइंट इसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसे एज अ होल एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि उसमें से कुछ पार्ट ले लिया जाए जो आपके फायदे के लिए, प्रोसिक्यूशन के फायदे के लिए, और बाकी रिमेनिंग पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाए। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करना है, रिजेक्ट करना है, तो एज अ होल रिजेक्ट किया जाएगा। अगर एक्सेप्ट किया जाना है तो एज अ होल एक्सेप्ट किया जाएगा। इस सिलसिले में जो केस लॉज हैं, जो इसका रेफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। इस जजमेंट में जो दिए गए हैं, PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 336, 2003 SCMR 139, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 620। इनमें यह बताया गया कि कन्फेशनल स्टेटमेंट मस्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एज अ होल। एक और लॉ पॉइंट बहुत ही अहम, जो कि इसमें और इससे बहुत सी पहली जजमेंट्स में भी है और इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें सारी जजमेंट्स का रेफरेंस दे दिया गया है, वो ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन को अपना केस अपने तौर पे साबित करना है, मुलजम की किसी प्ली के ऊपर वो उसने रिलाई नहीं करना, प्रोसिक्यूशन अपना केस अपने तौर पे साबित करती है तो मुलजम को सजा होगी। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसने इसको प्रूव करना है, और मुलजम की किसी कमजोरी के ऊपर, उसकी प्ली के ऊपर वो रिलाई नहीं कर सकती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट है। इस सिलसिले में जिस केस का रेफरेंस इस जजमेंट में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का, वो 1995 SCMR 1377 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी जो है वो कोर्ट रिजेक्ट कर देती है और सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट रह जाती है कोर्ट के पास मुलजम की, कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के ऊपर तो कोर्ट ने बिलीव नहीं किया, उसको डिसमिस कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ये नहीं रिलायबल नहीं है। अब कोर्ट के पास सिर्फ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट रह गई मुलजम की, तो उसको फिर एज अ होल लिया जाएगा। उसमें ये नहीं कि कुछ पार्ट ले लिया जाए और कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए। इस सिलसिले में भी जो केस लॉ है वो 1994 SCMR 1505। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टार्ट में जिसका मेंशन मैंने किया, जिसके ऊपर बहुत से केस लॉज का रेफरेंस इसमें है, और वो ये है कि जिसमें यह हुआ कि एक PW ने फोन पे अकरेंस की इंटीमेशन दी SHO को, और SHO ने डेली डायरी के ऊपर रोजनामचा में इसको इंदराज कर लिया और FIR उसकी दर्ज नहीं की, और 2 दिन बाद भी उसमें कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह फाइंडिंग दी है कि SHO या इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी किस्म का कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हो जाए, उसकी इंटीमेशन से मिले, तो वो उसके ऊपर डिले करे, उसका इंदराज रोज ना उसके FIR के रजिस्टर में, यानी कि FIR उसकी दर्ज ना करे, उससे पहले किसी किस्म की इंक्वायरी करना
किसी किस्म का कोई इन्वेस्टिगेशन करना बिल्कुल भी कानून के मुताबिक ये मना है। कानून में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसमें डिफरेंट केस लॉज का रेफरेंस भी मौजूद है और ये भी बताया कोर्ट ने कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर उसको ये उसकी बाइंडिंग है उसके ऊपर कि वो उसको एफआईआर दर्ज करेगा और इन्वेस्टिगेशन उसके बाद स्टार्ट होगी। इससे पहले इन्वेस्टिगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एसएचओ के पास किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है कि वो उससे पहले इंक्वायरी करे या इन्वेस्टिगेशन करे या ऐसा प्रोसीजर वो स्टार्ट करे। जो भी प्रोसीजर है कानून के मुताबिक वो एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू होना है, उससे पहले उसके पास कोई ऐसा अख्तियार मौजूद नहीं। इस सिलसिले में जो केस लॉज हैं, पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट 539, 2024 सुप्रीम कोर्ट SCMR 1123, इनमें ये बात होल्ड की गई है कि एसएचओ के पास या इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं कि उससे पहले वो इंक्वायरी करे या किसी किस्म की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे। वो पुलिस पर्चा दर्ज करने का पाबंद है। इसमें इन केस लॉज के अंदर मजीद होल्ड किया गया है, द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अज्यूम द रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट to embark upon an inquiry in order to ascertain the falsity or truth of the information before it is entered into the book for FIR। कि अगर उसको FIR के वाले रजिस्टर में यानी कि FIR दर्ज करने से पहले उसके पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो उससे पहले इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे या उसकी ट्रूथ और फॉल्सनेस को जो है वो चेक करने की जो है कोशिश करे। ऐसा उसके पास बिल्कुल भी अख्तियार नहीं। इसको इसमें वाजे किया और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके दूर असरात जो है वो मरतब होंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अब किसी और अगले टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।